ये रिकॉर्डिंग ऑन भी हो गया। राहुल आया है। चलो 5-10 बच्चे तो हैं। अभी क्या आपके लेक्चर के पहले मैं लेता हूँ सीएस फाउंडेशन। तो सीएस फाउंडेशन में रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 250 स्टूडेंट्स, 275 स्टूडेंट्स, और आप में सिर्फ 8 ही बच्चे होते हैं ना, तो मुझे खुद को नींद आती है। ऐसा लग रहा है 8 बच्चों में क्या पढ़ा है यार, 8 बच्चों में क्या पढ़ा है यार, ऐसा लगता है। ऐसा लगना चाहिए ना, बोलो ना हाँ। पढ़ाने वाले को नींद आनी चाहिए ना। दिवांशी बोल रही नहीं आनी चाहिए, बोल रही हाँ। आज तो आप जेन्युइनली बहुत खुश होंगे, बोलो। राहुल बोल रहे हैं नहीं, क्यों नहीं भाई, बच्चे मारेंगे तुझे। मैं भी खुश हुआ। खुश इसीलिए हुआ कि चलो थोड़ा टाइम प्रिपरेशन का ज़्यादा मिल गया, कुछ बातों पे डिस्कस ज़्यादा करें। बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, राहुल बोल रहे हैं हाँ। चलो गुड है। अब बच्चों प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करना कि रिवीजन लेक्चर्स मिस ना करें, अदरवाइज ये जो 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है उसका कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एफएमसीए में ये दोनों सब्जेक्ट ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी बैंड बजा देगा। साक्षी अग्रवाल, हाउ आर यू बेटा? एकता, हाउ आर यू? तो कंसिडरिंग दिस, आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू मिस रिवीजन लेक्चर्स, एंड आई थिंक प्रेफरेबली फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम रिवीजन करेंगे यूट्यूब पे। अब हम इस पे रिवीजन नहीं करेंगे। मैंने घर पे ही एक स्टूडियो बनाने का डिसाइड किया है, तो मैं कल पूरा दिन बिजी रहूंगा कि स्टूडियो सेटिंग अपने कल परसों 2 दिन में। वी आर ट्राइंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट माई सिस्टम फ्रॉम क्लासरूम इन माई होम। और आज एक वाईफाई कनेक्शन भी मैंने इंस्टॉल करवा दिया है। तो कंसिडरिंग दिस, हम लोग मंडे ऑनवर्ड्स जो भी पढ़ेंगे, कल हम लोग सेशन लेंगे, लेकिन फिर सैटरडे संडे नहीं लेंगे, लेकिन मंडे से जो सेशन जो भी लेंगे वो दैट विल बी ऑन यूट्यूब। तो क्या होगा ना, नहीं नहीं, मैं पूरा सिस्टम ले, रिकॉर्डिंग सिस्टम ला रहा हूँ ना, तो शेयरिंग होगा ना, रिकॉर्डिंग सिस्टम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। पूरा स्टूडियो सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्क्रीन शेयरिंग सब कुछ होगा उसमें। तो आई होप बच्चों, ये क्या ना कि जूम पे तो टेम्पररी था, तो मुझे लगा ठीक है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जून तक कुछ क्लास ओपन होने वाले नहीं है, तो आपका रिवीजन भी परफेक्ट करना है। हर्षिता ओके, चलो स्टार्ट करें। बोलो हाँ या ना फटाफट। यूट्यूब में सही रहेगा, राहुल बोल रहा है यूट्यूब में सही रहेगा। ओके, यूट्यूब में सही रहेगा बेटा, विल डू इट। चलो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे नहीं 9 बच्चे हैं इंक्लूडिंग मी, देयर आर 10 पार्टिसिपेंट्स। चलो अच्छा हुआ, चलो 11 हो गए, ओ वेरी गुड। स्टार्ट करिए, साक्षी अग्रवाल बोलिए स्टार्ट करिए। हाँ साक्षी अभी टाइम है, अभी तो एग्जाम भी पोस्टपोन हो गई, क्या जल्दी है बेटा, थोड़ी सुख दुख की बातें कर लें। आपकी लाइफ में कोई टेंशन है? कोमल अग्रवाल बोल रही है नहीं सर, पढ़ाओ। कोई दुख है आपकी लाइफ में? अब तो आप बच्चे हो, क्या आपकी लाइफ में क्या दुख होगा बेटा? सर कोई टेंशन नहीं है सर, एग्जाम की टेंशन क्या लेनी बेटा। हाँ सर बहुत सारे हैं। अब वो आपके क्या ना कि वो एक्सटेंडेड फैमिली वाले जो टेंशन होते हैं ना, वो टेंशन रहेंगे आपको। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला टेंशन होगा, बाकी तो क्या टेंशन होगा। बहुत सारे दुख हैं। आपको बहुत दुख है, हाँ बेटा, शादीशुदा इंसान ऑलवेज दुखी रहता है। सुबह ना उठना, उठने की टेंशन है, साक्षी बोल रही है सुबह उठने की टेंशन है, ओहो। चलो बाबा स्टार्ट करें। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हर्षिता कौन सा टॉपिक है आज? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने जून बैच में अपडेट नहीं किया था। करेक्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सिंपल सा टॉपिक है। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आते हैं तो कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट आते हैं। मोर और मैं कहूंगा टॉपिक में देखो इस तरह से देखना, पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, करेक्ट। ये पूरा जो टॉपिक है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। बहुत सारी बातें तो आपको पता ही है बेटा, आप एफएम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप? शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। मुझे बताओ कैपिटल बजटिंग में आपने क्या पढ़ा था? कैपिटल बजट में आपने नेट, हाँ एनपीवी पढ़ा था क्या? एनपीवी का फुल फॉर्म क्या? कैप बज जो आपने पढ़ा था एफएम में, क्या उसमें एनपीवी पढ़ा था क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? करो तो कंपनी लॉ में पढ़ेंगे क्या, सीएफआर।
कारो तो हम पब्लिक लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है, कारो तो पब्लिक, हाँ पब्लिक लॉ में पढ़ना बेटा। नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो बात करते हैं ना, अभी देखो पहले एक बार हम लोग डिस्कशन करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है। आपको पता है सीए की डिग्री का फुल फॉर्म क्या है? बताओ फुल फॉर्म बताओ फटाफट। मैंने कुछ पूछा दोस्तों यार, ऐसा मत यार, बोर होता है यार, आप लोगों को पढ़ाने से ही बोर होता है। फाउंडेशन में मजा आती है, धनाधन बच्चे आंसर करते हैं। ओके, अथर ने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्शिता ने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, राहुल ने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, चलो सबको पता तो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको पता है ये बार क्वेश्चन आया था, लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द डैश लार्जेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द डैश लार्जेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड। ओके, दीपांशु ने आंसर दिया सेकंड लार्जेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। मुझे बताओ, नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब जिसके पास, अगर हमारी कंट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके पास एक्सपर्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग का नॉलेज है, तो नाम किसका आएगा? सीएस का, सीएमए का, कि एक सीए का? किसका नाम आगे आएगा? सीए का, करेक्ट है। ये पूछा जाए किसके पास एक्सपर्ट लेवल ऑफ कंपनी लॉ का नॉलेज है, बताओ कौन है? हम है, बोलो ना, सीएस क्या हम है? क्या आप सीएस बनने वाले हो कि नहीं बनने वाले हो? शक्ल देखी है, चाहे आईने में शक्ल देखी है क्या? आईने में थोड़ा देखा है क्या? हाँ बनेंगे, सब बोल रहे हम बनेंगे सर, हाँ सीएस बनेंगे, सीएस बनेंगे, चलो चलो अच्छी बात है। ये 11 बच्चे तो बन ही जाएंगे मुझे लग रहा है, जो 10 बच्चे आ रहे हैं ना वो तो मुझे लग रहा है पास हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, बस इस बार, बार सीएस पार, इस बार इस पार, ओके। एकता कह रही इस बार सीएस पार, चलो डन, मेहनत करेंगे मिलके। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि कॉस्टिंग का एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज किसके पास होता है, तो एक सीएमए के पास होता है। किसके पास होता है? सीएमए के पास होता है। बच्चों समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ करेक्ट है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीए में फाइनल लेवल पे अकाउंट्स का नाम अकाउंट्स नहीं है, उसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लिसन मी केयरफुली, सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं रखा गया है, सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं रखा गया है, सब्जेक्ट का नाम रखा गया है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब्जेक्ट का नाम रखा गया। सर ऐसा सब्जेक्ट का नाम रखने का लॉजिक क्या? बेटा लॉजिक तो था, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट is responsible towards society. Chartered accountant is responsible towards many stakeholders. अब मुझे स्टेक होल्डर्स वर्ड क्या है ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बीइंग अ कंपनी लॉ स्टूडेंट आपको पता ही होगा, बोलो हाँ एक बार। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स मेनी स्टेक होल्डर्स। उसकी सिग्नेचर पे बहुत से लोग भरोसा करते हैं, उसकी सिग्नेचर पे हमारी गवर्नमेंट भरोसा करती है, उसकी सिग्नेचर पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स लाइक क्रेडिटर्स, लाइक गवर्नमेंट, लाइक यू नो मतलब बैंक है, एम्प्लॉइज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सब कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब उसकी सिग्नेचर पे भरोसा करते हैं। इसीलिए फाइनल लेवल पे एक अकाउंटेंट को कोई डेबिट क्रेडिट वाली जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते इसीलिए नहीं बनते हैं कि वो सीए बन के जर्नल एंट्री पास करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, नहीं नहीं, उनका काम तो रिपोर्टिंग का है। रिपोर्टिंग मतलब क्या, कि कंपनी ने जो अकाउंट्स मेंटेन किया है उसकी करेक्टनेस कितनी है, वो कितना ट्रू और फेयर है, वो बायस तो नहीं है, मैनिपुलेटेड तो नहीं है। ये पता कब चलेगा? जब कोई वेरीफाई करेगा तब पता चलेगा, कोई वेरीफाई करेगा तब पता चलेगा, कोई उसका ऑडिट करेगा तो तब पता चलेगा। और हमारी कंट्री में फाइनेंशियल ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी गई है। मतलब उसके अलावा कोई भी पर्सन फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कर सकता है हमारी कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट ने उसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है। तो उसका रोल है रिपोर्टिंग का, है उसको रिपोर्ट करना है स्टेक होल्डर्स को, उसको रिपोर्ट करना है शेयर होल्डर्स को, उसको रिपोर्ट करना है क्रेडिटर्स को, उसको रिपोर्ट करना है बैंक को, उसको रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को। और रिपोर्ट करने के लिए मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या उसके पास अकाउंटिंग का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए? नॉट ओनली अकाउंटिंग, उसके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस, आईएफआरएस, ये सब का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए फाइनल लेवल पे नाम क्या है अकाउंट्स का?
कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, नाम क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी क्यों कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। इतना डिस्कशन से आपको ये भी समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कंपनी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, कंपनी अपना अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो मुझे बताओ, जो कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करेगी तो क्या पब्लिक से पैसा उठाती है? कोई भी फाइनेंस मैनेजर के दो मेन फंक्शंस, नंबर 1 फाइनेंसिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग। कंपनी ने पैसा किससे उठाया? कंपनी ने पैसा उठाया, किससे उठाया? कंपनी ने पैसा उठाया मार्केट से, इक्विटी से पैसा उठाया, प्रेफरेंस से पैसा उठाया, डेट से पैसा उठाया, टर्म लोन लेके आए। अब उनका पैसा है, आपको नहीं लगता है ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा? तो मतलब कंपनी को, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझा रहा हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स देता है। मतलब कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये समझना है, अगर बैंक से लोन लेके आए तो बैंक को ये समझना है कि भाई मेरा रीपेमेंट होगा कि नहीं होगा। बताओ आपके फाइनेंशियल्स बताओ, आपके फाइनेंशियल्स बताओ। जब जब बैंक ये कहता है कि आपके फाइनेंशियल्स बताओ, तो बैंक क्या डिमांड कर रहा है उसमें? बैंक क्या डिमांड कर रहा है? आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिमांड कर रहा है, बैलेंस शीट डिमांड कर रहा है। और मैंने साथ में ऑडिटेड वर्ड यूज किया है। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है साथ में? ऑडिटेड वर्ड यूज किया। ऑडिटेड का मतलब क्या होता है? वेरीफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने मान के चलो टाटा मोटर्स को 10 करोड़ के गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई किए, मैंने टाटा मोटर्स को 10 सीआर के गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई किए, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या मुझे टाटा मोटर्स से 10 करोड़ लेना है तो मुझे तो टेंशन रहेगी कि नहीं रहेगी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की? ऑफ कोर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टेंशन होगी। टेंशन किस बात की होगी? भाई मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो मेरा पैसा आएगा, नहीं जनरेट करेगी तो मेरा पैसा नहीं आएगा। तो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन देयर फाइनेंशियल्स। कंपनी का मैनेजमेंट तो इंटरेस्टेड होता ही है। क्यों इंटरेस्टेड होते? मेन तो मैनेजमेंट है ना, मेन तो मैनेजमेंट है। कंपनी की मैनेजमेंट तो इंटरेस्टेड होते ही। क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि उनको भी तो कंपनी को आगे लेके जाना है, कंपैरिजन करनी है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना है, इंटर फर्म कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन करके ये पता करना है कि प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर का परफॉर्मेंस क्या, इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस क्या प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। दे नीड टू एनालाइज मेनी थिंग्स, इसलिए रिपोर्टिंग होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग क्या क्या होता था मैं समझा रहा हूं। ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग में क्या क्या आ जाता था? ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, मुझे कहना चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कह देना चाहिए? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें आती है। एसपीएल आता है, बैलेंस शीट आती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट आता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आता है, सोशल सीएसआर रिपोर्ट आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट, रिपोर्ट देखो वर्ड क्या है, रिपोर्ट वर्ड क्या है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, सीएसआर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। गेट माय पॉइंट क्लियर? ये ट्रेडिशनल रिपोर्ट थे, अभी भी हैं। मतलब कोई भी कंपनी जब अपने फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करती हैं तो उसमें एज अ रिपोर्टिंग, मान के चलो मेरे पास रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। आज पता है रिलायंस कंपनी ने आज डिविडेंड डिक्लेयर किया 6.40 रुपीज पर शेयर। रिलायंस कंपनी ने एक और भी, हाँ ये बात, ये भी एक और बात भी डिक्लेयर की, कितना? एवरी 15 शेयर्स 1 राइट शेयर्स। जिसके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं उसको हर 15 शेयर्स पे एक क्या मिलेगा? राइट शेयर्स मिलेगा। एंड वेरी सरप्राइजिंग टू नो दिस, अभी 15 नहीं 20-25 डेज पहले रिलायंस कंपनी का शेयर 880 रुपीज हो गया था। कितना हो गया था? 880 रुपीज। आज रिलायंस कंपनी का शेयर कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया। हाँ, उन्होंने अपना रिम्यूनरेशन फॉरगॉन किया, मुकेश अंबानी ने। पॉजिटिव न्यूज मैं आपको बोलता था। देखो ना, कंपनी मार्केट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी से क्या पॉजिटिव न्यूज। हाँ, अभी रिसेंटली 9.9% स्टेक परचेज किया फेसबुक ने जियो में। अगर फेसबुक ने जियो में 9.9% स्टेक परचेज किया तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ 50,000 करोड़ आया। क्योंकि रिलायंस पे, देखो मैं आज ही न्यूज देख रहा था, सीएनबीसी आवाज देख रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 1,50,000 करोड़ का डेट था। अब मुझे बताओ, डेट था मतलब कंपनी क्या थी? रिस्की थी। तो 47,000 करोड़ कहां से आया? फेसबुक से आया। कंपनी राइट इश्यू करेगी तो उससे 55,000 करोड़ आने वाला है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ तो आ गया। कितना आ गया? 1 लाख करोड़ तो आ गया। तो ये 1 लाख करोड़ से कंपनी अपने आप को डी लिवरेज करेगी। क्या करेगी? डी लिवरेज। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी आपको डी लिवरेज करेगी। ऐसा सीएनबीसी आवाज में यही सेंटेंस बोला था कि कंपनी बाय बाय इशूइंग राइट शेयर्स एंड बाय सेलिंग 9.9% स्टेक टू फेसबुक,
कंपनी इज गोइंग टू डीलिवरेज, कंपनी इज गोइंग टू डीलिवरेज, हाँ डीलिवरेज करेगी, उसका मतलब क्या हुआ, डेट का पेमेंट का बेनिफिट चक्कर में डूब गया ना इंसान। डेट कब अच्छा, बिजनेस अच्छा तो डेट अच्छा। लेकिन हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई साइक्लिक फ्लक्चुएशन की वजह से दिक्कत आ गई, तो नहीं लगता है कि कंपनी डूब भी सकती है। तो जनरली कंपनी क्या करेगी कि बैलेंस डेट रखना चाहेगी, लेकिन रिलायंस अपने आप को डेट फ्री बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि रिलायंस, मुकेश अंबानी को लग रहा है आने वाले टाइम में बिजनेस थोड़ा साइक्लिक रहेगा, साइक्लिक मतलब अप्स एंड डाउन ज्यादा रहेंगे। पॉइंट क्लियर व्हाट आई मीन से, अगर आपने अगर ये पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से सिंसियरिटी से लिया होगा ना, तो बच्चों जेन्युइनली आपको एक बात समझ में आती है कि ये जो टर्म्स है ना, टू यू मतलब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब एंटर होंगे, तो ये टर्म्स की इंपॉर्टेंस तब जाके समझ में आएगी, तब जाके आपको याद आएगा नहीं नहीं ऐसा कुछ पढ़ा था हमने यार, मतलब ये सब फालतू नहीं है। तब जाके आपको रियलाइज होगा कि जो पढ़ना था, मतलब उस टाइम पे फिर रियलाइज होगा काश थोड़ा और ध्यान से पढ़ लिया होता, थोड़ा और डिटेल में गए होते तो अच्छा होता। उस टाइम पे ऐसा लगेगा काश ऐसा किया होता। इसलिए बच्चों जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो, डिटेल में जाके पढ़ो, तो उसका फायदा होगा। मैं यहाँ पे जो इतनी बकवास कर रहा हूँ कोई जरूरत ही नहीं है, ये जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टॉपिक का एक बेस बनाने के लिए ये बोलना बहुत जरूरी था। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे एनकरेज करूंगा, मैं फेस टू फेस बैच वाले बच्चों को पर्सनली ले लूंगा, लेकिन बाकी सब बच्चों को एनकरेज करो जो दोनों ग्रुप देने वाले हैं, प्लीज डू अटेंड दिस रिवीजन लेक्चर्स, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर सीएम एंड एफएम। ये दो सब्जेक्ट अगर अच्छी तरह से किया तो यू कैन इजीली स्कोर 75 80 85 मार्क्स स्कोर आराम से कर सकते। लेकिन मेरे सारे रिवीजन अटेंड करना जरूरी है। अब तो क्या करूंगा ना कि सारे टॉपिक्स ले लूंगा, डिटेल में ले लूंगा, और वापस क्या करेंगे उसका एक थरो समरी रिवीजन भी ले लेंगे, थरो समरी रिवीजन भी ले लेंगे, एक एंड में मैराथन भी ले लेंगे। करेक्ट है? तो ये सारी बातें होगी, तो हम लोग ये सारी बातें करते हुए चलेंगे। तो अभी टाइम है इसलिए कर सकते हैं ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकता हूँ। अगर कहीं पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बेटा। और मैंने कहा ना आपका वैल्यूएशन वाला पार्ट मैं एकदम स्ट्रांग बना दूंगा कि वैल्यूएशन वाला पार्ट है, सारे क्लासेस कर रहे हैं, क्या है सारे क्लासेस कर रहे हो राहुल ने क्या पूछा? हाँ अभी धीरे धीरे सब प्लानिंग ले लेंगे ना हम लोग, ये एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे, सारी बातें कर लेंगे। तो एनीवे हमने कुछ सर्टेन लेवल तक एमसीक्यू सॉल्व किए ही है, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग ले लो, ऐसे ऐसे टॉपिक पे हमने एमसीक्यू सॉल्व किए ही है, लेकिन अभी थोड़ा और थरो बन जाएंगे। मतलब जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं एक बात कंफर्म करेंगे कि निकलना ही है पास होके, पास नहीं अच्छे मार्क्स से अच्छे नंबर से निकलना है, तो बस 2 महीना कड़ी मेहनत करेंगे, जोरों शोरों से मेहनत करेंगे, और इतनी मेहनत कर लेंगे कि हमें जब एग्जाम देके टेंशन नहीं होनी कि फेल होंगे, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो वो एक टेंशन दिमाग से हमें निकालते हुए चलनी है, ठीक है ना? रिवीजन क्लास करा रहे हो? हाँ तो रिवीजन क्लास भी कराऊंगा ना बेटा, कहाँ कराऊंगा। ओके, तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेडिशनली कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये सारे रिपोर्ट्स आते थे। कौन से? डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है। तो और कोशिश ये की जाती थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर पिक्चर पता चले, ट्रू एंड फेयर भी पता चले। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल इस टुवर्ड्स रिपोर्टिंग है, टुवर्ड्स क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। बच्चों ये जो मैंने रिपोर्ट बताया, देखो कितने कितने रिपोर्ट मैंने बताया, ध्यान से सुनना। पहले तो एसपीएल, ये भी एक रिपोर्ट है। एसपीएल का फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फिर बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलना भूल गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू दी अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू दी अकाउंट्स, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, सीएसआर, हाँ ये भी हो गया, सीएसआर रिपोर्ट भी हो गया। फिर कौन सा मैंने बताया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। ये सब रिपोर्टिंग है। जब एक कंपनी का रिपोर्टिंग होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एक कंपनी का रिपोर्टिंग होगा तो ये सारे रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउअडेज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये 4 रिपोर्ट भी आते हैं, ये 4 रिपोर्ट भी आते हैं। एक है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, एक है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, एक है मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, और फोर्थ वाला है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। मैंने अभी जो आपको बताए थे ये सारे रिपोर्ट्स लीगली, देयर इज अ लीगल कंपल्शन टू सबमिट ऑल दिस रिपोर्ट।
on the part of company there's a legal compulsion to submit all these reports. मतलब कंपनी के पार्ट पे ये सारे रिपोर्ट्स सबमिट करने की एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल लायबिलिटी है, इसलिए कंपनी को सारे रिपोर्ट प्रेजेंट करने ही होते हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रिपोर्ट, लेटली कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये सारे रिपोर्टिंग भी होता है. सर इसका नाम क्या है? फर्स्ट का नाम है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इसका है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इसका नाम है मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इसका नाम है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. जो कि हमारी कंट्री में आज की डेट में ये रिपोर्ट लीगल, देयर इज नो लीगल कंपल्शन टू सबमिट दिस रिपोर्ट्स. हमारी कंट्री में कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि ये रिपोर्ट को सबमिट करो. लेकिन ये रिपोर्ट सबमिट करने से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने सोसाइटी के लिए क्या वैल्यू जनरेट की. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि कंपनी ने सोसाइटी के लिए क्या वैल्यू जनरेट की. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ये बताता है कि बिजनेस करने के लिए जो पैसा उठाया था, क्या उसकी कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है, क्या कंपनी ने उससे ज्यादा कमाया कि नहीं कमाया. मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट मतलब क्या, कंपनी के शेयर्स की बुक वैल्यू से क्या उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है कि नहीं है. शेयर होल्डर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट मतलब क्या, व्हाट इज द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. तो ये सारी बातों पे डिस्कशन करेगा ये सारे स्टेटमेंट्स. मैंने यही कहा, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से. बच्चा मैं मेरा वीडियो है ना म्यूट करता हूँ, आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है ध्यान से. लिसन मी केयरफुली. मैंने ये कहा कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो मैंने बताया था, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स हैं, ये तो लीगल कंपल्शन है सबमिट करने का. लेकिन अभी जो आज जो मैं रिपोर्ट की बात करने जा रहा हूं, इसमें कोई लीगल कंपल्शन नहीं है. लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है ना, आप डिटेल डिस्कशन करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमें क्या सिखाता है? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमें ये सिखाता है कि एक कंपनी ने सोसाइटी के लिए क्या वैल्यू जनरेट की. एक कंपनी सिर्फ अपनी अपनी बात कर रही है कि वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बात कर रही है. तो ये सिखाएगा ये हमें. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमें क्या सिखाएगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमें ये सिखाएगा, क्या कंपनी ने जो पैसा उठाया था बिजनेस करने के लिए, तो उसकी कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी. तो आप हाँ करते हो चलोगे, ताकि मुझे समझ में आए कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो. ठीक है, उसकी कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी कि नहीं होगी? उसकी कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी. जब ये पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या वहां से कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? मतलब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है कि नहीं, ये बताएगा ये. और मैं कहूं एक बात, आपने ना एफएम में बहुत सारी चीजें पढ़ी ली है, यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग से पढ़ना है. बाकी यहाँ पे तो आपने जो एफएम में पढ़ा है ना, वही देखना है आपको, और आपको पता ही है. इसलिए मैं सिर्फ एक बार ना अभी सिर्फ एब्रप्टली बोल रहा हूँ बातों को, फिर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, और ये खत्म हो जाएगा टॉपिक. तो मुझे बताओ, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ये चारों पे डिटेल डिस्कशन करना है. मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं. मुझे बताओ, ये एग्जांपल देख के बेटा थोड़ा आंसर करना, क्योंकि मुझे स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, इसीलिए मैं इसको ये नहीं कर पाऊंगा, मेरी वीडियो ऑन नहीं रख पाऊंगा. अदरवाइज क्या है कि आप मेरी बातों को समझ पाओगे कि नहीं, सिर्फ यस यस करते चलना. अब मुझे बताना, कंपनी ए, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को. कंपनी ए, बताओ कंपनी ए का सेल्स कितना है? 10 लाख. कंपनी ने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया? 2 लाख. वेजेस कितना है उसका? 4 लाख. तो बताओ प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने? 4 लाख. ध्यान से सुनना, कंपनी ए का प्रॉफिट कितना? कंपनी ए का प्रॉफिट 4 लाख. बताओ कंपनी बी का सेल्स कितना है? 10 लाख. सेमी फिनिश गुड्स 5 लाख. वेजेस कितना है? 1 लाख. प्रॉफिट कितना कमाया? अगेन इससे भी 4 लाख कमाया. इससे भी कितना कमाया? 4 लाख. कंपनी सी ने बताओ सेल्स किया 10 लाख, फिनिश गुड्स परचेज किए 6 लाख के, और उसको बेच दिया, तो कितना कमाया? 4 लाख. बताओ कंपनी सी ने भी कितना कमाया? 4 लाख. कंपनी ए ने कमाया 4, कंपनी बी ने कमाया 4, कंपनी सी ने कमाया 4. आपकी नजर में कौन सी कंपनी है अच्छी? आपकी नजर में कौन सी कंपनी अच्छी? बताओ कौन सी कंपनी अच्छी? किसी ने कहा सी, कोमल ने कहा सी. क्यों कोमल सी? क्या सी वर्ड तुझे ज्यादा अच्छा लगता है कोमल? बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? आंसर क्यों नहीं दे रहे नलायक को? कौन सी कंपनी अच्छी? अरे बच्चों, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है? ये तीनों में कौन सी कंपनी अच्छी कंपनी? कोई आंसर ही नहीं दे रहा है. दीपांशी कहां पर है? राहुल कहां पर है? अथर्व गायकवाड़ कहां पर है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है?
एकता ने कहा ए, परचेज करने के बाद भी उतना ही खर्चा लग रहा है, कोमल ने कहा। ओके, सुप्रिया ने कहा ए, एब्सोल्यूट वैल्यूज आर यूजलेस। दिबांशी ने कहा एब्सोल्यूट वैल्यूज आर यूजलेस। वेरी गुड दिबांशी, तू 2 स्टेप ऑलवेज आगे सोचती है बेटा। राहुल ने कहा ए। मुझे बताओ, अगर हम प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वी कंसीडर प्रॉफिट एज अ मेजरमेंट बेस, ऑल कंपनीज आर इक्वली गुड। अगर हम प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ऑल कंपनीज आर इक्वली गुड। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी एंड सी। क्यों ऐसा? कंपनी सी अगर देखेंगे तो कंपनी सी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। उसने 6 लाख के गुड्स खरीदे, फिनिश गुड्स खरीदे और उसको 10 लाख में बेच दिया, तो कितना कमाया? 4 लाख। कंपनी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि 6 लाख में खरीदता हूं, 10 लाख में बेचता हूं, 4 लाख कमाया, आई एम हैप्पी। कंपनी बी ने क्या किया? सेमी गुड्स खरीदे, सेमी फिनिश गुड्स खरीदे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ वेजेस स्पेंड किया। तो मुझे बता, क्या कंपनी बी ने एटलीस्ट अपने वर्कर्स के लिए क्या 1 लाख कमाया ना? अपने वर्कर्स के लिए कितना कमाया? अपने लिए तो 4 लाख कमाया, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उसने अपने एम्प्लॉय के लिए भी कितना कमाया? उसने अपने वर्कर्स के लिए भी कितना कमाया? 1 लाख कमाया। कंपनी ए को देखते हैं, रॉ मटेरियल तो उसने खरीदा 2 लाख में और उसको कन्वर्ट करने के लिए वेजेस तो पे किया ना उसने। वेजेस कितना पे किया? 4 लाख का वेजेस पे किया। तो मुझे सोच समझ के आंसर करोगे, मतलब आपको नहीं लगता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑल कंपनीज आर इक्वली गुड, बट विद रेफरेंस टू generating value to the society, company A is much better than company B and C. Company A is much better than company B and C. मैं आपको वही समझा रहा था कि ये, हाँ, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, किस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमें ये समझा रहा है कि एक कंपनी सोसाइटी के लिए क्या वैल्यू जनरेट करती है। कंपनी एक सोसाइटी के लिए क्या वैल्यू जनरेट करती है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको पता है रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 8 लाख करोड़ के ऊपर है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज इक्विवेलेंट टू रिलायंस है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस के इक्विवेलेंट है। लेकिन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स सोसाइटी के लिए 6 लाख करोड़ की वैल्यू जनरेट करती है, जबकि रिलायंस 3 लाख करोड़ की वैल्यू जनरेट करता है। तो मुझे बताओ, in the context of society, which company is better? In the context of society, which company is better, Reliance या Bharat Heavy Electricals? Bharat Heavy Electricals is better. I hope you get my point clear. Nowadays, मुझे आपको पता है nowadays इन्वेस्टर्स भी क्या डिमांड करते हैं? आजकल इन्वेस्टर्स भी यही डिमांड करते हैं कि कौन सी कंपनी सोसाइटी के लिए वैल्यू ज्यादा जनरेट करती है। आजकल इन्वेस्टर्स भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता है। मैंने कहा ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आज की डेट में कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, कोई भी कंपनीज पे इसको बनाने का कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। लेकिन जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज हैं, क्रिसिल रेटेड कंपनीज हैं, वो अपनी मार्केट में रेपुटेशन बताने के लिए, रेपुटेशन मतलब वो दिखाने के लिए कि हम सिर्फ हमारे लिए नहीं कमाते हैं, हम सोसाइटी के लिए भी कमाते हैं। एक बार रतन टाटा ने कहा था कि हम में और रिलायंस में, मुकेश अंबानी में बहुत डिफरेंस है। मुकेश अंबानी एंटरप्रेन्योर हैं और हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हम सोसाइटी के लिए वैल्यू जनरेट करते हैं, जबकि रिलायंस खुद के लिए वैल्यू जनरेट करता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ये क्या है? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। समझो, ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ने हमें, मैं इसका एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा इफ वी कंसीडर प्रॉफिट एज अ मेजरमेंट बेस, ऑल कंपनीज आर इक्वली गुड। वैल्यू एडेड मींस wealth generated through capital management labor. Wealth generated through capital management labor. सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए कितना कमाया, एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर के लिए कितना कमाया, एक कंपनी ने अपने लेंडर के लिए कितना कमाया, एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना कमाया, एक कंपनी ने खुद के लिए कितना कमाया, एक कंपनी ने गवर्नमेंट के लिए कितना कमाया। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या कहता है? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट यह कहता है
कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने डायरेक्टर के लिए क्या वैल्यू जनरेट की, कंपनी ने अपने लेंडर के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या वैल्यू जनरेट की, कंपनी ने अपनी एंटिटी और अपने गवर्नमेंट के लिए क्या वैल्यू जनरेट की। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? मैं जो बोल रहा हूं हाँ हाँ लिखोगे बेटा, नहीं समझ पा रहे तो डाउट पूछोगे। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। तो इसकी जो बात कर रहा हूं ये क्या है आपका, ये आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। कंपनी क्या वैल्यू ऐड कर रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए, कंपनी क्या वैल्यू ऐड कर रही है अपने डायरेक्टर्स के लिए, कंपनी क्या वैल्यू ऐड कर रही है अपने लेंडर्स के लिए, कंपनी क्या वैल्यू ऐड कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी क्या वैल्यू ऐड कर रही है अपनी एंटिटी के लिए, कंपनी क्या वैल्यू ऐड कर रही है अपनी गवर्नमेंट के लिए। मतलब ये जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है इन 6 लोगों की बात करता है। कितने लोगों की बात करता है? इन 6 लोगों की बात करता है कि कंपनी ने इन 6 लोगों के लिए क्या वैल्यू जनरेट की, क्या वैल्यू जनरेट की। और ये बताने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो स्टेटमेंट का नाम क्या है, वो दिखाने के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो स्टेटमेंट का नाम क्या है? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट का नाम क्या है? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वो कैसे बनाते हैं बताऊंगा मैं आपको, वो कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपके सिलेबस में इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया नहीं है आपको। लेकिन प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट किन किन लोगों की वैल्यू एडिशन की बात करता है। तो किन लोगों की वैल्यू एडिशन की बात करता है? एम्प्लॉय, डायरेक्टर, लेंडर, शेयर होल्डर्स, इक्विटी, एंटिटी, गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आया था कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट प्रैक्टिकल मटेरियल में, हाँ प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेट दिया है बेटा, सिर्फ फॉर्मेट दिया है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है बेटा। कोमल, मेरा टॉपिक होने के बाद देख लेना आप। दे हैव गिवन अ फॉर्मेट, मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन ओवरऑल मेरी बात समझ में आई क्या आपको? यहां पे ये सुनोगे अब मैं आगे क्या बोल रहा हूं। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बर्नेट कॉक्स इन 1978-79। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? बर्नेट कॉक्स ने दिया था 1978-79। और उसने ये कॉन्सेप्ट को नाम दिया था एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट। क्या नाम दिया था? एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट। सर एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट मतलब क्या? बेटा एंटरप्राइज, हाँ जो आप मुझे बताओ, आपने ना 11th-12th में अगर ये सुना होगा एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऐसा सुना था क्या? एंटिटी कॉन्सेप्ट सुना था क्या? 11th-12th में ऐसा सुना था क्या? सीएस फाउंडेशन में सुना था क्या ऐसा? एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओनली फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनर एंड बिजनेस दे बोथ आर सेपरेट। ओनली फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनर एंड बिजनेस दे बोथ आर सेपरेट। मुझे बताओ, यहां पे देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये लो, बताओ सेल्स कितना है? 100 lakhs। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? 30 lakhs। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है? ओवरहेड्स समझ में आता है ना अभी आपको? कितना है? 30, 20। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 10। सैलरी कितना है? 5। सैलरी एंड वेजेस 5। ये रुपीज इन लैक्स समझ लो। डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन कितना है? 10। गवर्नमेंट टैक्सेस कितना है? 5। इंटरेस्ट कितना है? 5। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? 5। हाँ ये कुछ एक आध ज्यादा ऐड हो गया क्या? हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? 5। उसके बाद डिविडेंड कितना है? डिविडेंड कितना है? 5। डिविडेंड भी कितना दिया हुआ आपके पास? 5। मुझे तो मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या सेल्स में से ये सारे खर्चे माइनस कर देंगे? क्या सारे खर्चे क्या कर देंगे? माइनस। अरे एम आई करेक्ट ना? तो बताओ सेल्स में से क्या माइनस किया? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, गवर्नमेंट टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड, ये सब कुछ माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया? सरप्लस मिल गया। क्या मिल गया? देखो डिविडेंड भी माइनस किया है। क्या माइनस किया है? डिविडेंड भी माइनस किया है। तो ये जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये कौन सी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके किया? ये हमने एंटिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके किया। कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके किया? एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हम बचपन में पढ़ते थे 11th-12th में सीएस फाउंडेशन में। और एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता था ओनली फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनर एंड बिजनेस दे बोथ आर सेपरेट। जो भी सोचो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। बिजनेस ने क्या कमाया? तो बिजनेस ने 10 कमाया। कितना कमाया? बिजनेस ने कितना कमाया? 10 लाख कमाया। सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता था वो। कॉन्सेप्ट किसके बारे में सोचता था? बिजनेस के बारे में सोचता था। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट का नाम था एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक और नाम भी था उसका, प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट। कौन सा नाम था उसका? प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट। साक्षी यू आर राइट, साक्षी यू आर राइट। लेकिन मुझे बताओ बर्नेट कॉक्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? बर्नेट कॉक्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट दिया। और बर्नेट कॉक्स ने क्या कहा कि नहीं भाई,
हम सिर्फ एंटिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम उन 6 लोगों के बारे में सोचेंगे। बताओ वो 6 लोग कौन है? वो 6 लोग कौन है? हम ये सोचेंगे कि कंपनी ने एम्प्लॉय के लिए क्या वैल्यू जनरेट की, कंपनी ने डायरेक्टर के लिए क्या वैल्यू जनरेट की, कंपनी ने लेंडर के लिए क्या वैल्यू जनरेट की, कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए क्या वैल्यू जनरेट की, कंपनी ने एंटिटी के लिए क्या वैल्यू जनरेट की, कंपनी ने गवर्नमेंट के लिए क्या वैल्यू जनरेट की। तो उनके लिए क्या वैल्यू जनरेट की है, ये जानने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, और वो स्टेटमेंट का नाम क्या है? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। और वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जिस बर्नेट कॉक्स ने जो दिया, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फाइंड करने के कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मतलब वो कॉन्सेप्ट का नाम है एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट। देखो अभी ये पैरा समझ में आएगा आपको ज्यादा। वैल्यू एडेड मींस wealth generated through capital, management and labor. Wealth generated through capital, management and labor. मुझे बताओ क्या कैपिटल, मतलब कैपिटल कौन देता है? ओनर देता है। गवर्नमेंट, हाँ, हमें गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मतलब कंपनी के कैपिटल ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने, कंपनी के लेबर ने, यानी मैंने ये कहा कि वैल्यू एडेड मींस वेल्थ जनरेटेड थ्रू कैपिटल, मैनेजमेंट एंड लेबर। मतलब ये जो वैल्यू जो जनरेट किया है ना, ये किसने जनरेट किया? ये किसने जनरेट किया? ये एक तो कैपिटल आया तो ये सब वैल्यू जनरेट हुई, मैनेजमेंट आया तो प्रॉपर एक प्लान, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बनाए गए, लेबर आया तो कामकाज हुआ। तो ये जो वैल्यू जनरेट हुई है, ये किन के थ्रू जनरेट हुई है? कैपिटल के थ्रू जनरेट हुआ है, मैनेजमेंट के थ्रू जनरेट हुआ है, लेबर के थ्रू जनरेट हुआ है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, तब जाके तो वैल्यू जनरेट हुई। तो उस, हाँ, उस को इसने और था एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट which was introduced under enterprise concept. Surplus is calculated. हाँ, अभी आवाज आ रही है बराबर से? देखो आवाज आ रही है? ओके। एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट ये कहता है, एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट सेज दैट surplus is calculated for employees, directors, government entity, shareholders and providers of finance. मतलब एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट का कहना क्या है कि हमने एम्प्लॉय के लिए कितनी सरप्लस जनरेट की, हमने डायरेक्टर्स के लिए क्या सरप्लस जनरेट किया, हमने गवर्नमेंट के लिए क्या सरप्लस जनरेट किया, हमने एंटिटी के लिए क्या सरप्लस जनरेट की, हमने शेयर होल्डर्स के लिए क्या सरप्लस जनरेट किया, हमने प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के लिए क्या सरप्लस जनरेट किया। सरप्लस बोलो या वैल्यू बोलो, सरप्लस बोलो या वैल्यू बोलो, सरप्लस बोलो या वैल्यू बोलो। आई होप यू गेट माय पॉइंट। सरप्लस बोल दो या वैल्यू बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों यहाँ पे? द सरप्लस वॉज टर्म्ड एज वैल्यू एडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। Surplus was termed as value added by organization. Value added by organization. I hope you clear with this. This value added is calculated by preparing value added statement. उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? By preparing value added statement, which is not mandatory for entities. मतलब ये लीगल मैंडेट, मतलब यहाँ पे कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। This format is not governed by, उसकी जो फॉर्मेट दी है ना वैल्यू एडेड स्टेटमेंट की, फॉर्मेट इज गिवन बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। उसकी कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है, उसकी कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने या कोई लॉ ने उसकी कोई फॉर्मेट बताई नहीं है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट एंटिटी, लेंडर, अभी ठीक है, ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। यहाँ पे ये मैं ये अभी ये बोलूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तक की बातें जो मैं बोली सर, तो हर कंपनी अपने हिसाब से वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बना सकती है। हाँ, कंपनी कैन अडॉप्ट ओन फॉर्मेट ऑल्सो, लेकिन ज्यादातर कंपनी को समझ में आता नहीं है ना, इसलिए वो क्या करती है कि जो ICAI ने जो फॉर्मेट बनाई है ना, वो फॉर्मेट को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ICAI ने जो फॉर्मेट बनाया उसको फॉलो कर लेते हैं बेटा। तो अभी मैं फॉर्मेट जब बनाऊंगा तो आप ये पैरा समझ में आएगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मेट डिस्कस करूंगा ना आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, तो इतना पैरा बाद में समझ में आएगा, इतना पैरा बाद में समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट इज रिसेंटली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट एंड हैज बिकम वाइडली पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
Although at present entities in India are not under any legal compulsion obligation to prepare value-added statement, yet many Indian companies have started supplementing their financial statement with value-added statement. मेरे यहां तक की थियोरेटिकल डिस्कशन समझा तो हाँ बोलोगे, नहीं समझा तो ना बोलोगे. मेरा यहां तक का थियोरेटिकल डिस्कशन समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे. क्लियर है क्या आपको? ओके. अब सुनोगे, अब मैं प्रैक्टिकल डिस्कशन कर लेता हूं आपके साथ. मुझे बताओ, इससे प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ था आपका? 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट हुआ था, करेक्ट है? अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, लिसन मी वेरी केयरफुली. बात वही की वही कर रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका, बताने का तरीका अलग है. बताने का तरीका अलग है. बताओ, यहां पे हमने सेल्स में से क्या ये सब माइनस कर दिया था? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, गवर्नमेंट टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड, ये सब माइनस करने के बाद क्या हमारे पास 10 आया था? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो ना बोलोगे. सब हाँ बोलेंगे? हाँ. इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है. अभी देखो मैं क्या माइनस कर रहा हूं और क्या माइनस नहीं कर रहा हूं. मैं सेल्स में से सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स माइनस कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स माइनस कर रहा हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स माइनस कर रहा हूं. एक सेकंड, रिस्पॉन्स करते हो चलना, धीरे धीरे बात करते हैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा. धीरे धीरे बात करते हैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा. मुझे बताओ, रिस्पॉन्स करना है सिर्फ आपको. सेल्स में से प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस किया तो बचा कितना? सेल्स में से प्रोडक्शन 30 रुपीज माइनस कर दो, बचेगा कितना? 70. ये 70 में से एडमिन का 20 माइनस कर दो, बचेगा कितना? 50. 50. ये 50 में से 10 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का माइनस करो तो बचेगा कितना? 40. तो बचेगा कितना? 40. अग्रीड? कितना बचेगा? 40. अग्रीड. ओके. अब मुझे बताओ, 40 रुपया बचा है. 40 रुपया बचा है, ध्यान से सुनना. क्या बचा है? 40 रुपया बचा है. 40 रुपया जो बचा है वो किसका किसका है? नंबर 1, क्या सैलरी, वेजेस एंड डायरेक्टर्स का है? ये 40 में से मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये 40 में से 5 किसका है, 10 किसका है? आपको नहीं लगता है ये 5 एम्प्लॉइज का है और 10 किसका है? डायरेक्टर्स का है. अरे बोलो हाँ. ये 40 जो बच गया ना, 40 जो बच गया, वो 40 में से क्या 5 एम्प्लॉइज का है? बोलो हाँ. क्या 10 डायरेक्टर का है? बोलो हाँ. क्या 5 गवर्नमेंट का भी है? बोलो हाँ. 5 किसका है? गवर्नमेंट का भी है. 5 किसका है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब क्या लेंडर का भी है? यस और नो? 5 किसका है? लेंडर का भी है. मुझे बताओ, 5 डिविडेंड मतलब 5 किसका है? शेयर होल्डर्स का भी है. और ये जो 10 है, ये 10 जो है ना, ये वाला 10, ये वाला 10, ये 10 किसका है? एंटिटी का है. ये 10 किसका है? एंटिटी का है. चेक कर लो यहां से. 40 जो बच गया था, देखो मैं हिसाब लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना. 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 5 20, प्लस 5 25, 30, और ये 10 कितना हो गया? 40. आपको नहीं लगता है ये जो 40 जो है ये वाला 40 है? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे. ये जो 40 का एडिशन है, क्या ये वाला 40 है? अरे यस और नो? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. ये 40 का एडिशन जो है, क्या ये वाला 40 है? 40 है. ओके, सब बच्चे हाँ हाँ बोल रहे हैं. मुझे बताओ, तो ये जो 40 जो है, हमने सेल्स में से ये सब माइनस किया, उसके बाद बचा क्या? जो बचा उसे कहते ग्रॉस वैल्यू एडेड. बोलो क्या कहते हैं उसे? ग्रॉस वैल्यू एडेड. मतलब ये जो 40 है, ये 40 में क्या एम्प्लॉय का 5 रुपया है? बोलो हाँ. क्या डायरेक्टर्स का 5 रुपया है? 10 रुपया है? बोलो हाँ. क्या लेंडर्स का भी 5 रुपया है इसमें? बोलो हाँ. क्या शेयर होल्डर्स का 5 रुपीज है? क्या गवर्नमेंट का 5 रुपीज है? क्या एंटिटी का 10 रुपीज है? मैंने वो ही कहा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट किस बात पे फोकस करता है? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट उसी बात पे फोकस करता है कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ये कहता है कि
हम वो स्टेटमेंट बना के आपको बताएंगे कि जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमने एम्प्लॉय के लिए कितनी वैल्यू जनरेट की, हमने डायरेक्टर के लिए कितनी वैल्यू जनरेट की, हमने लेंडर के लिए कितनी वैल्यू जनरेट की, हमने शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वैल्यू जनरेट की, हमने एंटिटी के लिए कितनी वैल्यू जनरेट की, हमने गवर्नमेंट के लिए कितनी वैल्यू जनरेट की, और टोटल मिला के हमने कितनी वैल्यू ऐड की। टोटल मतलब ग्रॉस, टोटल मतलब ग्रॉस, ग्रॉस मिला के हमने कितनी वैल्यू ऐड की, 40 की वैल्यू ऐड की। कितनी वैल्यू ऐड की? 40 की वैल्यू ऐड की। तो क्या 40 का हिसाब आपको यहां पे मिल गया क्या? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। इस तरह से जो स्टेटमेंट बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं, ये स्टेटमेंट को हम कहते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बोलो क्या कहते हैं उसे? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जिससे हमें यह पता चलता है कि वैल्यू एडेड हमने एम्प्लॉय के लिए कितना कमाया, हमने गवर्नमेंट, हमने डायरेक्टर्स के लिए कितना कमाया। देखो पैर बना लो, एम्प्लॉइज डायरेक्टर, याद रखने के लिए पैर बना लो, एम्प्लॉइज डायरेक्टर, लेंडर्स शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एंटिटी, दो दो की पैर बनाओगे तो समझ में आएगा। और इसे ही कहते हैं हम, इसे ही कहते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। समझ में आया है तो हां बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। ये क्वेश्चन से और क्लैरिटी मिली क्या? जो पैरा मैंने बीच में छोड़ दिया था ना, उसको देखो, रीड कर लो एक बार। Under the concept of value-added statement, expenses related to employees, director, government, entity, lender, shareholders are not subtracted. Are not subtracted when profits, मतलब value-added of an entity are computed through such an approach. It is known as enterprise theory of computation of profit. It is known as enterprise theory of computation of profit. मुझे बताओ, ये value-added statement बनाने के लिए मैंने सेल्स में से क्या माइनस किया? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लेकिन मैंने एम्प्लॉय का खर्चा माइनस नहीं किया था, डायरेक्टर का खर्चा माइनस, वो 6 जन का खर्चा माइनस नहीं किया। कौन से 6 जन का खर्चा? जो बर्नेट कॉक्स ने बोला। बर्नेट कॉक्स से कौन से 6 जन को अलग किया था? एम्प्लॉय, डायरेक्टर, लेंडर, शेयर होल्डर्स, एंटिटी, गवर्नमेंट। एम्प्लॉय, डायरेक्टर, लेंडर, शेयर होल्डर्स, एंटिटी, गवर्नमेंट। वो 6 जन का खर्चा माइनस नहीं किया, बाकी सबका खर्चा माइनस कर दिया। तो बाकी सबका खर्चा माइनस करने से जो वैल्यू हमें मिली, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या वैल्यू कहते हैं उससे? ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। और उसका हिसाब क्या आपको यहां से मिल गया क्या? क्या ये 40 रुपए में, क्या ये 40 रुपए में है? तो यही बात है, तो यही स्टेटमेंट है। लेकिन इस स्टेटमेंट को अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो वो स्टेटमेंट का नाम क्या बन गया? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बन गया। वो स्टेटमेंट का नाम क्या बन गया? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बन गया। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आया होगा। और देखो ना, 100 में से 30 माइनस किया तो बचा कितना? 70। 100 में से 50 में से 20 माइनस किया तो बचा 70 में से 20 माइनस किया तो रिमेनिंग कितना है? 50। 50 में से 10 माइनस किया तो रिमेनिंग कितना है? 40। ये 40 और इसका एडिशन कर दो तो क्या 40 आता है कि नहीं आता है आपका? आई होप समझ में आया कि बाउंसर गया। साक्षी कह रही है 100% क्लियर। बाकी कौन है? रीड कर लो वापस एक बार, क्या लिखा था यहां पे मैंने। वैल्यू एडेड मींस वेल्थ जनरेटेड थ्रू कैपिटल मैनेजमेंट एंड लेबर. This concept was given by Bernard Cox in 1978-79, where use of enterprise concept was introduced. Under enterprise concept, surplus is calculated for employees, directors, government entities, shareholders, and provider of finance. The surplus was termed as value added by organization. The value added is calculated by preparing value added statement, which is not mandatory for entities. Its format is not governed by any law or accounting standard. Under the concept of value-added statement, expenses related to employees, directors, government entity, lenders, shareholders are not subtracted when value-added of an entity are computed through such an approach. This is known as enterprise theory of computation of profits. Value-added concept is recently developed concept and has become widely popular and accepted all over the world. Although at present entities in India are not under any legal obligation to prepare value-added statement, yet many Indian companies have started supplementing their financial statement with value-added statement. This is done for value-added statement के लिए आपकी बात यहाँ पे, स्टोरी यहाँ पे खत्म होगी। मैंने क्या कहा? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो
लीगल रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो लीगल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो तो होंगे ही होंगे। वो कौन से हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाता है? एसपीएल आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू द अकाउंट्स आता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है। ये तो लीगल कंपल्शन है सबमिट करने का। लेकिन आजकल कंपनी इनके अलावा भी ये 4 रिपोर्ट अलग से प्रेजेंट करती है, और उसमें नंबर 1 क्या था? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। नंबर 1 क्या था? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। अब मैंने ये जो इतनी बकवास की, ये समझ में आई वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के बारे में? तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आई है तो ना बोलो, वापस समझा दूंगा। प्लीज बाकी सारे बच्चों से आज ग्रुप में शेयर करना। ये टॉपिक मैंने सिखा के रखा हुआ था, लेकिन मैं कोई रीजन की वजह से अपलोड नहीं कर पाया था, और अब अभी भी अपलोड करने का कोई स्कोप नहीं है, तो मैंने वापस सिखा दिया है। करेक्ट है, ये मैंने पहले सिखाया था लेकिन मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया था, तो मैंने वापस सिखा दिया। ये तो अपलोड नहीं कर पाया था, इसीलिए आपके पास नहीं मिला होगा, आपको ये टॉपिक आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा। तो प्लीज बाकी जितने भी बच्चे, मैं आज मतलब कल सुबह तक ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन उनको इंसिस्ट करना, अदरवाइज इससे 3-4 मार्क के क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे, 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन दिखे थे ये टॉपिक से। तो यू जस्ट कांट इग्नोर दिस, वी जस्ट कांट इग्नोर दिस। ओके, अब आ जाओ। अब सेकंड किस पे आएंगे हम? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये तो बहुत सिंपल है, अभी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ये सब एफएम स्टार्ट हो गया। अब अभी जो भी स्टार्ट होगा सब एफएम। क्या स्टार्ट हो गया आपका? एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो सिंपल सी बात है, आप मुझे सिखा सकते हो, इतना सिंपल है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड is the true economic benefit achieved by a firm over and above its cost of capital. Over and above its cost of capital. Over and above its cost of capital. Common sense apply करके बताओ, क्या कंपनी को अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही कमाना चाहिए? क्या कंपनी को अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या ज्यादा कमाना चाहिए? मतलब मैं कहता हूं, ऑलवेज कहता हूं कि हर एक फाइनेंशियल मैनेजर के 2 ऑब्जेक्टिव, हर एक फाइनेंशियल मैनेजर के 2 ऑब्जेक्टिव। नंबर 1 पैसा उठाना। पैसा उठाना मतलब प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। अगर हम फंड उठाएंगे, पैसा रेज करेंगे, तो क्या उसकी कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? उसकी कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? तो उन सबको देने के बाद, उन सबको देने के बाद, सबको मतलब किसको? डेट को उसका इंटरेस्ट दे दो, फिर प्रेफरेंस को उसका डिविडेंड दे दो, इक्विटी को उसका डिविडेंड दे दो, सबको देने के बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इट इज कंप्यूटेड फॉर कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी। इट इज कंप्यूटेड फॉर कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये किसके लिए कंप्यूट होता है? कंपनी के कोर बिजनेस के लिए कंप्यूट होता है। ईवीए रिफ्लेक्ट्स earnings of company beyond the expectations of equity shareholders, beyond the expectations of equity shareholders। देखो यहां पे लिखा कुछ अलग है और उसका फॉर्मूला कुछ अलग है, समझने की कोशिश करना। बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स, ईवीए रिफ्लेक्ट्स। ईवीए क्या है? इसका मतलब ये हुआ कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाया कि नहीं कमाया? नहीं समझ रहे बच्चे, मुझे बताओ। एक मिनट, जो मैं बोल रहा हूं ये समझो। अभी है ना, ज्यादा टेक्निकल वाली बातें नहीं है, बहुत सारी चीजें आप एफएम में सीख चुके हो, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझाने में। क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या यहां से जीपी आता है? क्या यहां से क्या आता है? मान के, और जीपी यहाँ पे ब्रॉट डाउन होता है क्या? मान के चलो जीपी आया था 5 लाख, कितना आया था? 5 लाख, और यहाँ से कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हो क्या? मान के चलो सारे एक्सपेंस 3 लाख के थे, तो ये 2 लाख एनपी आ गया। ये एनपी में से 2 लाख में से इक्विटी शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है आप उसको पे कर दो, उसके बाद जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आप समझ रहे हो मेरी बातों को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये नेट प्रॉफिट में से जो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है वो उसको पे कर दो, उसके बाद जो बचेगा उससे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये सेंटेंस का मीनिंग है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड रिफ्लेक्ट्स, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड रिफ्लेक्ट्स earnings of company beyond the expectations of equity shareholders, earnings of company beyond the expectations of equity shareholders। लिखा तो ऐसा है, लिखा तो ऐसा है, थियोरेटिकली लिखा तो ऐसा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हम इस तरह से समझते हैं
थियोरिटिकली इस तरह से लिखा गया है, जो मैंने यहां पे लिखा है ना वैसे ही लिखा गया थियोरिटिकली, कि कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो कमाया वो ईवी है, वो क्या है आपका ईवी है। लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ, क्या यहां तक आने के लिए, क्या हम डेट का इंटरेस्ट माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्या हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। उसके बाद इक्विटी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और उसके बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। Here expectations of equity shareholder is computed by CAPM model. Oh my God, ये CAPM मॉडल तो सर हमें आता ही नहीं है, ये तो कोई नया वर्ड आ गया सर, ये तो कोई नया वर्ड आ गया। करेक्ट दिपांशी। एक राहुल, ये सब विलियम शार्प ने नहीं दिया है, कुछ भी मत बातें कर, कुछ भी मत गुस्साया कर भाई, मुझे पता है। CAPM मॉडल कुछ याद आया कि नहीं आया? कितनी जगह पे डिस्कशन हुआ है, अब भी डिस्कशन हुआ था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने जब रिवाइज करा, तभी भी डिस्कशन किया था मैंने आपके साथ कि इक्विटी की एक्सपेक्टेशन को RE के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं? RE के नाम से बुलाते हैं। करेक्ट है, CAPM मॉडल का फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, RF प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट RF माइनस RF। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। EVA समझ में आया? EVA is the true economic benefit achieved by a firm over and above its cost of capital. Over and above its cost of capital. Practical example solve करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। The return on operating capital of a company is 12 lakhs and its cost of capital is 9 lakhs. अमाउंट फॉर्म में दिया है, कि उसका ऑपरेटिंग, हाँ उसका रिटर्न कितना है? 12 लाख का है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट फॉर्म में कितनी है? 9 लाख की है। तो 12 में से 9 माइनस कर दो तो बचेगा वो क्या हो जाएगा? EVA। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? EVA। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? EVA। समझ पाए क्या? मैंने वही कहा ना, EVA is the true economic benefit achieved by a firm over and above its cost of capital. Over and above its cost of capital. तो मैंने यहां पे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अमाउंट फॉर्म में दे दिया। 12 लाख कमाया, 9 लाख अमाउंट फॉर्म में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो उसके ऊपर क्या कमाया? वो EVA है। उसके ऊपर जो कमाया वो क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है, अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है ये रहा। रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वैक। वैक क्या है समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, वैक क्या है समझाने की जरूरत नहीं है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक कैसे कैलकुलेट करते हैं? WE इंटू KE प्लस WP इंटू KP प्लस WD इंटू KD प्लस WE इंटू KE। कुछ याद आया? कुछ WT इंटू KT, सॉरी, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा आपको? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? मैंने कहा ना, आपके अकाउंट्स में ऑलमोस्ट 20% FM है, ऑलमोस्ट 15 to 20% FM है। इसलिए जितना FM स्ट्रांग होगा उतना ही फायदा होगा आपको अकाउंट्स में भी। मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग कैपिटल, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। EVA का फॉर्मूला ये है, आपको जैसा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वैसे ही याद रखना है। लॉजिकल फॉर्मूला है, मैं उसका डेरिवेशन देता हूं। And this formula is given by Stern Stewart Company of USA and which is copyrighted. ये फॉर्मूला दिया है किसने? ये आपके MCQs में आ सकता है। Stern Stewart Company of USA and which is copyrighted. सर कॉपीराइटेड का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला ये दिया है तो जैसे दिया है वैसे ही याद रखना पड़ेगा। यू कांट चेंज दिस फॉर्मूला। आपके पास ये फॉर्मूला को चेंज करने का राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉपीराइटेड है। और ये किसने दिया हुआ है? स्टर्न स्टुअर्ट एंड कंपनी ने दिया हुआ है। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग कैपिटल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे टोटल कैपिटल होना चाहिए था, यहाँ पे रिटर्न ऑन मतलब रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पैट होना चाहिए था, ये आपकी सोच है, आपकी सोच है। मतलब आप अगर आपकी सोच के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाते हो तो फिर उसको EVA नाम नहीं दे सकते हो। क्या नाम नहीं दे सकते हो? EVA नाम नहीं दे सकते हो। हो सकता है आपको ये गलत लगे यहाँ पे, हो सकता है आपको ये भी गलत लगे यहाँ पे, आपको लगे यहाँ पे पैट आना चाहिए, आपको लगे यहाँ पे टोटल कैपिटल आना चाहिए, तो ठीक है, आपके हिसाब से ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, आपके हिसाब से पैट आना सही हो सकता है, आपके हिसाब से टोटल कैपिटल आना सही हो सकता है, बट उसके बाद आप उस फॉर्मूला को EVA नाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि EVA कॉन्सेप्ट डेवलप किया था स्टर्न स्टुअर्ट एंड कंपनी ने, और ये कॉपीराइटेड है, ये कॉपीराइटेड है।
मैंने ये जो यहाँ पे जो बकवास की, ये समझ में आया कि बाउंसर गया? मैंने यहाँ पे जो बकवास की, ये समझ में आया कि बाउंसर गया? मतलब ये फॉर्मूला जैसे दिया है वैसे ही याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे दिया है वैसे ही याद रखना पड़ेगा। क्यों ऐसे ही याद रखना पड़ेगा? क्योंकि वो कॉपीराइटेड है, वो कॉपीराइटेड है। We need to understand exactly in the same manner the way company has explained. We have no right to change since it is copyrighted. Since it is copyrighted. I hope you get my point clear. मैंने यहाँ अब मैं EVA का आपको यहाँ पे डेरिवेशन दे देता हूं ताकि आपको डाइजेस्ट हो जाए कि ये कोई फालतू फॉर्मूला नहीं है। पहले मुझे बताओ, आपको कहीं से नोपैड याद आ रहा है? नोपैड कहीं पे पढ़ा है आपने? कोई सर ने पढ़ाया था आपको? कोई सर ने पढ़ाया था क्या आपको? नोपैड कोई सर ने पढ़ाया था क्या आपको? कौन से सर ने पढ़ाया था? कोमल कहती है आपने पढ़ाया था। बाकी को तो सर का नाम भी याद नहीं है। ओके, अथर्व गायकवाड़ बोल रहे हैं आशीष सर ने पढ़ाया था। ओके, बाकी सबको सर का नाम याद नहीं आ रहा है। मैंने पढ़ाया था नलायक को, ये मैंने पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? ओके, कहाँ पढ़ाया था? ये पढ़ाया था मैंने आपको CS फाउंडेशन में बेटा। CS फाउंडेशन के जब ऑनलाइन बैच ले रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था डेप्रिसिएशन में ये वाला फॉर्मूला। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये सर पागल हो गए, सर हैज गॉन मैड। करेक्ट, दीपांशी कहती है कैम्ब्रिज में पढ़ाया था। सर आपने इसको कहाँ पढ़ाया था? कैम्ब्रिज में पढ़ाया था। करेक्ट है, मैंने ये पढ़ाया। मैंने इसीलिए कहा ना कि इसमें अभी तीनों चीजें जो बता रहा हूँ ये पूरा कैम्ब्रिज का एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन? पूरा, आई वुड रादर से पूरा FM का एप्लीकेशन है। मैंने ये कैपिटल बजटिंग में पढ़ाया था। तो बता दे दीपांशी, ये होता क्या है? फुल फॉर्म क्या है नोपैड का? करेक्ट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बाकी सब बच्चे नलायक। हाँ, राहुल ने बोला नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दीपांशी, इसमें क्या माइनस होता है, क्या माइनस नहीं होता है? फुल फॉर्म तो ठीक था, वो तो समझ में आ ही जाता था, लेकिन कैसे आया? ये नोपैड में क्या करते थे हम? बाकी बच्चे क्या हवा खा रहे हैं? नलायक को एग्जाम सर पे हैं और तुम बेवकूफों को क्या ये नहीं आता है? क्या आप लोग बुक देख रहे हो क्या? ओए, करेक्ट है। EBIT माइनस EBIT इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी। EBDIT नहीं था, EBIT था। अरे भाई, नोपैड का फॉर्मूला ये था। EBIT में से क्या माइनस करते थे हम? इंटरेस्ट माइनस नहीं करते थे, इंटरेस्ट माइनस नहीं करते थे। नोपैड का फॉर्मूला ये था, ये जो मैंने लिखा है ना, EBIT इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी। भाई इंटरेस्ट माइनस नहीं होता था, इंटरेस्ट माइनस नहीं होता था, इंटरेस्ट माइनस नहीं होता था। इसीलिए EBIT इंटू ब्रैकेट क्या करते थे? 1 माइनस टी करते थे। तो हमें क्या मिल जाता था? नोपैड। क्या मिल जाता था हमें? वही बोला ना सर, इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं होता। नहीं, डिविडेंड तो ऐसे ही नहीं आएगा भाई, हम तो पैड के ऊपर वाली बात कर रहे हैं। बच्चों ने परेशान कर दिया मुझे। चलो ठीक है, सुनोगे बेटा। अब मैं यहाँ पे नोपैड नहीं समझा सकता हूँ, आपको कैम्ब्रिज देखना ही पड़ेगा उसके लिए। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द कैम्ब्रिज, ठीक है ना? अगर कैम्ब्रिज नहीं अगर ध्यान रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी बेटा आपको। ओके, मुझे बताओ, स्टर्न स्टुअर्ट कंपनी ने फॉर्मूला क्या दिया था? स्टर्न स्टुअर्ट कंपनी ने फॉर्मूला दिया था रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल। क्या दिया था? रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस वैक इनटू ब्रैकेट ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड।
बेटा रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हम नेट नोपैट को किससे डिवाइड करते हैं? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं। नोपैट को किससे डिवाइड करते हैं? बेटा देखो एक सिंपल सी बात पे समझा दूं, ज्यादा समझ में आएगा। मान के चलो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट है 1 लाख, करेक्ट, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख। तो क्या मैं नेट प्रॉफिट को अगर कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे एक परसेंटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एंड दैट परसेंटेज विल बी 0.10। क्या है 0.10? एंड 0.10 इज नथिंग बट 10%। अरे बेवकूफो समझो, नेट प्रॉफिट को अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड करूं, तो क्या मुझे एक फ्रैक्शन मिलेगा, एक परसेंटेज मिलेगा? मुझे एक फ्रैक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे एक परसेंटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो हाँ या ना। तो मैंने यहां पे वही किया है ना बच्चों, मुझे रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल चाहिए था, मान के चलो मुझे परसेंटेज चाहिए था। क्या चाहिए था? परसेंटेज चाहिए था। तो परसेंटेज को मैंने पैट, पैट की जगह पे मैंने क्या यूज किया? नो पैट। मैंने क्या यूज कर लिया? नो पैट। और कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे मैंने क्या यूज किया? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बस बात तो वही है, बात तो वही है। तो क्या इंस्टेड ऑफ रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल क्या मैं ये लिख सकता हूं? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो ना बोलोगे। वैक का वैक ही है, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। अगर ये इक्वेशन ओपन करोगे, इक्वेशन को ओपन करोगे, तो क्या ये ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो आपका ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? नो पैट। बचेगा क्या? नो पैट माइनस वैक इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और यही क्या बन जाता है आपका? ईवीटी। हाँ, ये भी क्या बन जाता है आपका? ईवीए। यही क्या बन जाता है आपका? ईवीए। मैंने फॉर्मूला का डेरिवेशन बताया, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन को, बराबर है। आप सिर्फ सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस वैक इनटू माइनस वैक इनटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसका फाइनल कंक्लूजन ये है, उसका फाइनल कंक्लूजन ये है, ये रहा फाइनल कंक्लूजन। क्या है? नो पैट माइनस वैक इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्या बन जाता है? ईवीए। ये क्या बन जाता है आपका? ईवीए। अग्रीड? अब पहले देखो यहां पे समझो, मैंने ये सब डिस्कशन रेशियो एनालिसिस में भी किया हुआ है। बताओ ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड which is employed in core business, which is employed in core business। जो core business में मतलब जो बिजनेस में लगा हुआ है, जो धंधे में लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। एक एग्जांपल लेके समझा दिया है। मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उसमें से मैंने 2 लाख की एफडी करा दी। क्या करा दी? 2 लाख की बैंक में एफडी करा दी। तो मुझे बताओ बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट हुआ। अगर किसने मेरा रेशियो एनालिसिस का या वैल्यूएशन का, अगर मेरा रेशियो एनालिसिस में, कि मैंने बहुत डिटेल बताया था, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में मुझे लग रहा है हाफ एन आवर का डिस्कशन किया है मैंने। तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड तो 10 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो कितनी है? 10 लाख है। लेकिन बिजनेस में, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व है? 8 लाख इन्वॉल्व है। बाकी का 2 लाख कहां पर है? वो तो इन्वेस्टमेंट में है। वो तो कहां पर है? इन्वेस्टमेंट में है। तो 10 लाख को तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, लेकिन 8 लाख को क्या कहते हैं? 8 लाख को क्या कहते हैं? याद करो, मुझे बताओ। चलो आरओआई का फॉर्मूला बताओ। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसका एक और नाम है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कोई आरओआई का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का क्या मुझे कोई फॉर्मूला बता सकता है? हाँ, ईबीआईटी करेक्ट है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, करेक्ट है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन मैंने सिखाया था वहां पे ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद आ रहा है क्या? ये रेशियो एनालिसिस का एक्सप्लेनेशन है। एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ईबीआईटी कहते हैं क्या? बिजनेस को ऑपरेट करने से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, मुझे वो प्रॉफिट चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी सिखाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें हम क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं? नॉन ट्रेडिंग एसेट को क्या एक्सक्लूड करते हैं क्या? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को क्या एक्सक्लूड करते हैं क्या? वही मैंने यहां पे किया। क्या मैंने 2 लाख रुपया क्या इसको एक्सक्लूड किया क्या बेटा? यहाँ पे मैंने वही यहां पे किया बेटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया बेटा?
तो यहाँ पे ये पूरा डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन हुआ है मेरा रेशियो एनालिसिस में, अल्टीमेट डिटेल डिस्कशन मैंने किया रेशियो एनालिसिस में ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो मैंने यही डिस्कशन वापस यहाँ पे एक बार समझा दिया। सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कितना पैसा लगा हुआ है उसे ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ तो डाउट पूछोगे। ओके, बच्चे कुछ नहीं बोल रहे। नोपैट, नोपैट का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, अगर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया है तो उसे क्या कर दोगे, एड बैक करोगे। और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कंसीडर किया है तो उसे क्या करोगे, लेस कर दोगे। उसके बाद जो बचेगा उसमें उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो क्या बच, मैंने इंटरेस्ट माइनस किया नहीं है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया नहीं है, तो ये क्या बच जाता है, नोपैट होता है। और नोपैट फाइंड करने का एक और तरीका मैंने आपको कैपिटल बजटिंग में सिखाया था, ईबीआईटी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी। ईबीआईटी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी। वैक कैलकुलेट करना मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। KE into WE, KE into WE into KE, WP into KP, WD into KD, WT into KT। मुझे बताओ, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने एफएम में जब सिखाया था आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मैंने आपको क्लियर बताया था वहां पे, जब भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो वहां पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात होती है। कैपिटल, कैपिटल वर्ड मतलब क्या, कैपिटल का वर्ड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या क्या आ जाता है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट है, टर्म लोन है, ये सब आता है। बस एक ही बात पे डिफरेंस जाता है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, और ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ जाता है, तो उसमें इक्विटी तो आता ही है, और इक्विटी में सिर्फ इक्विटी नहीं होता है, इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, उसमें प्रेफरेंस भी होता है, उसमें लॉन्ग टर्म डेट भी होता है, तो इसमें शॉर्ट टर्म डेट भी इंक्लूड हो जाता है। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में शॉर्ट टर्म डेट को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन याद रखना यहां पे आपको शॉर्ट टर्म डेट कंसीडर करना पड़ेगा। सर क्यों ऐसा, अब मैं थोड़ी एफएम सिखा रहा हूं आपको, मैं तो आपको स्टर्न स्टुअर्ट कंपनी का लॉजिक सिखा रहा हूं ना। तो स्टर्न स्टुअर्ट कंपनी ने जो लॉजिक बताया था वही लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? बोलो हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी बात एफएम है, 100% बात एफएम है, बस एक ही जगह पे डिफर कर जाता है। कौन सी जगह पे? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में शॉर्ट टर्म डेट भी इंक्लूड होगा, शॉर्ट टर्म डेट भी इंक्लूड होगा। क्लियर? सर क्यों लेंगे कोमल, मैंने वही कहा बेटा, नहीं आता है कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड के उसमें नहीं आता है, लेकिन स्टर्न स्टुअर्ट कंपनी ने उसको इंक्लूड किया है तो लेना पड़ेगा। मैंने क्या कहा ना कि हम ये फॉर्मूला को चेंज करके देख ही नहीं सकते, वी कांट चेंज दिस फॉर्मूला, वी कांट चेंज दिस फॉर्मूला, वी डोंट हैव एनी राइट टू चेंज दिस फॉर्मूला। हमारे पास कोई राइट ही नहीं है। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि कॉपीराइटेड है। तो उसने जो इंटरप्रिटेशन दिया है वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। हाँ इलॉजिकल होगा, गलत होगा, तो वही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला गलत है तो आप कोई नया लॉजिकल फॉर्मूला डिराइव करो, लेकिन उसको ईवीए नाम नहीं दे सकते, उसको कोई और नाम देना पड़ेगा, उसको और नाम देना पड़ेगा। केवीए, कोमल वैल्यू एडेड, नाम क्या देना पड़ेगा? कोमल वैल्यू एडेड। एम आई करेक्ट कोमल? केवीए नाम क्या देंगे, तो उसको नाम क्या देगी? KVA। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अरे बोलो हाँ या ना। अरे नहीं नहीं, मुझे डिराइव करने का कोई शौक नहीं बेटा, ये फालतू बने में क्या जाए। ओके, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पे? ये तो ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया पूरा, ये पूरे फॉर्मूले का लॉजिक भी समझाया मैंने आपको, ईवीए का मतलब भी समझाया। ये पूरी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, ध्यान से वो क्वेश्चन को देख लेना। ये क्वेश्चन आया था जून 2016 में, सेम क्वेश्चन दिसंबर 2019 में एमसीक्यूज में आया। जब जून 2016 में आया था तब तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न था। कौन सा पैटर्न था? डिस्क्रिप्टिव पैटर्न था।
सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन दिया है आपके स्टडी मटेरियल में, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड दिस इज सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगा कि इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेता हूं। और ये क्वेश्चन में गलती है, और वो गलती आपके स्टडी मटेरियल में भी है, वो गलती आपके एग्जाम में भी आई है, वो गलती आपके सजेस्टेड में भी है, तो हमें ये क्वेश्चन को उसी गलती के साथ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट जो फॉलो करेगी वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये टॉपिक ओल्ड सिलेबस में भी था बेटा, ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू में भी है, ओल्ड सिलेबस में भी था बेटा, जैसे कंसोलिडेशन ओल्ड सिलेबस में भी था। तो क्या राहुल तू ओल्ड सिलेबस में था क्या? तो 2016 से एग्जाम दे रहा है क्या? अच्छा दोस्त है तेरा, ओके, तो तेरे दोस्त ने बहुत कुछ सिखाया लगता है तुझे। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन में अभी आपके साथ रीड करता हूं, सुनोगे मेरी बात ध्यान से। बैलेंस शीट ऑफ जुपिटर एज ऑन 31 मार्च 2015। ये एग्जांपल तीनों सिचुएशन में देख लेना, स्टडी मटेरियल में भी है, मतलब वो भी खत्म हो गया आपका, स्टडी मटेरियल का डिस्कशन भी हो गया, और दिसंबर 2019 में भी आया था अभी 1 मार्क के लिए, और आपके 2016 में तो 6 मार्क के लिए आया था। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 10 लाख, लॉन्ग टर्म डेट दिया है 15 लाख, ट्रेड पेएबल्स दिया है 52,000, बैंक ओडी। बताओ बैंक ओडी क्या है? आपको नहीं लगता ये शॉर्ट टर्म डेट है? आपको नहीं लगता ये शॉर्ट टर्म डेट है? बोलो हाँ। हाँ सर, ये शॉर्ट टर्म डेट है। फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, ये आपकी बैलेंस शीट दी थी। स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस दिया था, क्या दिया था? स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस। अभी देखो ना, उन्होंने कितना इजी बना दिया आपके लिए। सेल्स में से क्या माइनस किया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस किया, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंसीडर ही नहीं किया, और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी कंसीडर नहीं किया। तो मुझे बताओ डायरेक्टली क्या मिल गया? ईबीआईटी मिल गया। क्या मिल गया? ईबीआईटी। देखो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हुआ नहीं है, माइनस कर दिया टैक्स। तो बताओ डायरेक्टली क्या मिल गया? नो पैट। क्या मिल गया? नो पैट। अरे करेक्ट है ना, ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करते, कैपेक्स देख लेना दोस्तों, तो क्या मिल जाता है? नो पैट। द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी इज 20%। तो ये जो 20% है ये क्या है? ऐसे भी आपने बहुत सारे सेंटेंस देखे होंगे एफएम में। ये 20% क्या है? ये 20% के ई है। ये क्या है? के ई है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। ये पूरा बवाल है। हाँ करेक्ट है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से हमें याद आ जाता है आरएफ। क्या याद आ जाता है? आरएफ याद आ जाता है। हमें क्या याद आ जाता है? आरएफ याद आ जाता है। लेकिन यहां पे जब भी रिस्क रेट ऑफ रिटर्न बोले तो आपको याद रखना है लॉन्ग टर्म डेट का रिटर्न। किसका याद रखना है? लॉन्ग टर्म डेट का रिटर्न। मैं अभी भी कह रहा हूं गलत है। डोंट आस्क ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता है बेटा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। करेक्ट। लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ऐसा ही लिखा है। इवन तो एग्जाम में 2016 में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी वैसा ही लिखा था। इवन दो ये बार जो क्वेश्चन आया था उसमें भी वैसा ही लिखा था, और उन्होंने सॉल्व भी ऐसे ही किया है जैसे मैंने सॉल्व किया है। अग्रीड? ओके, तो डोंट इवन आस्क मी सर ये क्यों ऐसा है, मुझे नहीं पता है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज 18%। ये जो 18% है इट रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म डेट। किसको रिप्रेजेंट करता है? शॉर्ट टर्म डेट को रिप्रेजेंट करता है। टैक्स रेट इज 40%। मुझे जरा याद करके बताओगे, जब भी हम केडी केटी केपी केई कैलकुलेट करते थे तो प्री टैक्स कैलकुलेट करते थे कि पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करते थे? जब भी हम केडी केपी केटी केई कैलकुलेट करते थे तो प्री टैक्स होता था कि पोस्ट टैक्स होता था? सबने कहा पोस्ट टैक्स। पोस्ट टैक्स क्या होता था? पोस्ट टैक्स। करेक्ट है। क्या होता था? ये पोस्ट टैक्स होता था। परफेक्ट है। लेकिन मैंने ये भी कहा था उसमें केई एंड केपी तो बाय डिफॉल्ट क्या है? पोस्ट टैक्स है। सिर्फ हमें केडी और केटी को ही पोस्ट टैक्स करना पड़ता था। बोलो हाँ। करेक्ट है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ईवीए। क्या कैलकुलेट करना है? ईवीए। क्वेश्चन दे पूरा ध्यान से, क्या क्या दिया है इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, ट्रेड पेएबल्स, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया है। सेल्स में से क्या लेस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नो पैट।
इंटरेस्ट माइनस हुआ नहीं है, इसलिए नो पैट कहते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी कितना है? 20%, इसे केई कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? केई। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। हमारे टर्म्स में तो हम उसे आरएफ के नाम से बुलाते थे। क्या बुलाते थे? आरएफ के नाम से बुलाते थे। लेकिन यहां पे ये लॉन्ग टर्म डेट का ये रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न चार्ज बाय बैंक, मतलब ये शॉर्ट टर्म डेट का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा है आपके पास, रेट ऑफ टैक्स देके रखा है, कितना है? 40%। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? यहां पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कंसीडर करते हैं? सिर्फ लॉन्ग टर्म कंसीडर करते हैं कि शॉर्ट टर्म भी कंसीडर करते हैं? लॉन्ग टर्म कंसीडर करते हैं कि शॉर्ट टर्म भी कंसीडर करते हैं? हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी कंसीडर करते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या वैक कैलकुलेट करेंगे? वैक कैलकुलेट करेंगे तो इक्विटी का तो 20% ही है, तो वहां तो दिक्कत नहीं है। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% कितना हो जाएगा? 2 लाख। लॉन्ग टर्म डेट 15 लाख। लेकिन मुझे बताओ 15% है जो रिस्क फ्री रेट ना, उसी को कंसीडर करना है लॉन्ग टर्म डेट का एक्सपेक्टेशंस। लेकिन वो तो प्री टैक्स होगा, मैंने पहले ही कह दिया है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो प्री टैक्स मानना। याद करो एफएम, एफएम को याद कर लो बेटा। और 1 माइनस 0.40, तो मुझे बताओ ये कितना परसेंट हो जाएगा? 9%। कोई भी प्री टैक्स आइटम को पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हैं? लिवरेज भी हो गया है दोस्तों। सिमिलरली बैंक ओडी का क्या 18% है? उसको भी 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर, तो ये सबको 15 लाख को 9% से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1,35,000। 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 13,068। बताओ ये कितना हो जाएगा? 3,48,068। अरे नहीं बेटा, वहां कैपिटल एम्प्लॉयड में उसको नहीं लेंगे बेटा। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है। ट्रेड पेबल्स क्या होता है दीपांशी? क्रेडिटर्स नॉन इंटरेस्ट बेरिंग होता है। क्या होता है नॉन इंटरेस्ट बेरिंग? क्या उसपे कोई इंटरेस्ट देते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म है, आई अग्रीड बेटा, आई अग्रीड, ये शॉर्ट टर्म है बट नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है। बट दिखाया था मैंने, करेक्ट है। अदरवाइज तो ऐसे करेंगे तो पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पूरा आ जाएगा। अगर ऐसा ही करेंगे दीपांशी तो पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पूरी ऐड कर देनी पड़ेगी। यू अग्रीड बेटा? ठीक है। तो क्या इससे वैक आएगा कि नहीं आएगा? आपका क्या आ जाएगा? वैक आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था आपका? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 26,21,000 था। उस पर कॉस्ट कितनी जा रही थी अमाउंट फॉर्म में? 3,48,068। तो क्या आपका 13.28% वैक आ गया क्या? मुझे बताओ ईवीए का फॉर्मूला क्या है? ऊपर अभी डिराइव किया था ना हमने बेटा, डिराइव किया था ना, ये रहा। ईवीए का फॉर्मूला क्या रहा? ये रहा। ईवीए का फॉर्मूला ये रहा। कहां गया भाई, कहां गया, कहां गया? ये रहा। नो पैट माइनस वैक इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, वैक इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, नो पैट। ये कहां से आया था? इसी फॉर्मूला से तो आया था, इसी फॉर्मूला से तो हमने डिराइव किया था। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो मुझे बताओ क्या इससे ईवी आ जाएगा क्या आपका यहाँ पे? ये ईवी आ जाएगा क्या आपका यहाँ पे? ये देखो कहाँ गया नो पैट। नो पैट कितना है? 3,68,400, जो तो क्वेश्चन में ही दिया था नो पैट। तो वो तो कैलकुलेट करने की मगजमारी नहीं थी। ये रहा, क्या दिया था क्या क्वेश्चन में हमारे पास? 3,68,400 माइनस वैक, वैक अभी हमने कैलकुलेट किया। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्या एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ दिस, क्या ये ईवीए बन जाएगा क्या आपका? इसे कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कोई डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, पूछोगे डाउट। ओके अभी मैं आगे डिस्कशन नहीं करता हूं, यहां पे स्टॉप करता हूं। कल मुझे मेरे पास एक 10 मिनट का डिस्कशन पेंडिंग रहेगा। मार्केट वैल्यू एडेड एक और क्वेश्चन समझाना है मुझे, एक और क्वेश्चन समझाना है ईवीए का। और मार्केट वैल्यू एडेड और दूसरा है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड आपका मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पूरा टॉपिक कवर करा दिया। अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी बच्चे हो जिनका ग्रुप 2 देने वाले हैं, उनको मेहरबानी करके बोलना कि जाके यूट्यूब पे ये टॉपिक देख ले, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान होगा। करेक्ट है बेटा? तो आप उनको बोलो कि मैं अभी ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आपके साथ, आप उसको लिख लोगे, आप उसको लिख लोगे ताकि आपके पास कुछ अवेलेबल रहेगा। हाँ इतना ही है बेटा।
आपके स्टडी मटेरियल में इतना ही है, इतना ही है बेटा आपके स्टडी मटेरियल में। बस मुझे 2 डिस्कशन करना बाकी रह गया, प्योर प्योर थियोरेटिकल डिस्कशन है, अभी भी कर सकता हूं लेकिन मेरा भी गला दुख रहा है, बस हो गया, तो मैं अभी नहीं करता हूं। मार्केट वैल्यू एडेड और दूसरा है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, 5 मिनट का काम है, ओनली 5 मिनट्स, ओनली मैटर ऑफ 5 मिनट्स। आपका एक टॉपिक पूरा कवर कर दिया मैंने 1.5 आवर में, एक टॉपिक पूरा कवर कर दिया, थरोली कवर किया, ताकि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अभी आपको, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोमल कह रही है मेडिसिन ले लो सर, नहीं नहीं थोड़ा आराम करना है बेटा, मेडिसिन की जरूरत नहीं है बेटा। ओके, डाउट है तो पूछोगे। मैंने आपको पहले ही वार्न करके रखा था कि यू गेट रेडी फॉर वैल्यूएशन, करेक्ट है? तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और आपके सारे फ्रेंड्स को बोल देना मैं वैल्यूएशन में इंड एस 113, इंड एस 32, उसमें मैं लूंगा आपका इंड एस 102, एक दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लूंगा, और पूरा कवर करूंगा वैल्यूएशन के टॉपिक नंबर 19, टॉपिक नंबर 20, टॉपिक नंबर 21, टॉपिक नंबर 22, एंड ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर स्टडी मटेरियल आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर। तो मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नहीं नहीं इतना भी खराब नहीं बेटा, बट आई फील इट कि थोड़ा हर्ट कर रहा है, तो मैं ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ ना, मेरा मेरा बोलने का तरीका बेकार है। मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसा लगता हूँ कि मेरी वाइफ भी बोलती है कि सबको ऊपर सुनाई देता है, आजू बाजू वाले बिल्डिंग वाले भी सुन के पढ़ते हैं, ऐसा है। ओके, आप नलायक वो बहुत अच्छा बोलते हो, दीपांशी बोलती है 3 बार बोलते हो, तो दीपांशी गलत बोलता हूँ बेटा मैं? नहीं बोलना चाहिए बेटा। नहीं नहीं सर, आप 5 बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी याद रहता है, दीपांशी बोलती हैं। ओके ओके, आई एम सॉरी, मुझे लगा तू मुझे डांट रही है, तू मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही है। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, आप कहाँ नालायक बच्चे हो बेटा, आप जैसे बच्चे तो मैंने देखे ही नहीं है। बस मेरे गुने गिने चुने 10 रतन हैं, 10, आज 10 जन भी तो हैं, 10 नहीं 9 जन तो हैं, नहीं तो ऐसे भी था कि जहाँ 2-4 जन को ही पढ़ाया था, एक लेक्चर तो ऐसा था जहाँ 2 ही जन को पढ़ाया था। कौन था वो? मुझे लगा कोमल थी, और मुझे याद तो नहीं आ रहा, दूसरा तो कोई तो था कोमल थी और दूसरी को साक्षी होगी मेरे हिसाब से। हाँ, डिवेंचर वाला टॉपिक गजब था वो तो बाबा। हाँ चलो ठीक है बच्चों, विल सी यू टुमारो, हम कल मिलेंगे, और कल ये टॉपिक कंप्लीट करके मैं वैल्यूएशन स्टार्ट कर दूंगा। क्या स्टार्ट कर दूंगा? वैल्यूएशन स्टार्ट कर दूंगा, कोई एकाध इंडेक्स खत्म कर दूंगा, करेक्ट है? और पूरा आपका स्टडी मटेरियल सामने रखना, पूरा स्टडी मटेरियल सामने रखना आपका, तो स्टडी मटेरियल के साथ साथ हम चलेंगे। और इंड एस में एक बात, एक सेकंड ना, बहुत बच्चों को है ना एक बड़ी दिक्कत है इंड एस को लेके, पता नहीं उनको क्या है ना प्रॉब्लम है, इंड एस को लेके समझ में नहीं आता है। लेकिन है ना एक बात समझना, इंड एस में मैं उतना ही कवर करूंगा जितना आपके स्टडी मटेरियल में लिखा है, एंड इन माय ओपिनियन इंड एस से कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। टंडन कमिटी, और तो एफएम का भाई पार्ट है, ये कहाँ सीएमए का पार्ट है बेटा? टंडन कमिटी, हाँ वो एफएम का पार्ट है बेटा, वो आउटडेटेड सिलेबस है, लेकिन है आपके सिलेबस में। कराऊंगा जब वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आऊंगा तो टंडन कमेटी करा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बट बेटा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि इंड एज में कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करना कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन बच्चों को है ना फिर एट द एंड वो फीलिंग आती है, सर ने कराया नहीं, सर ने कराया नहीं, सर ने कराया नहीं। नहीं नहीं, अभी देखो वो तो आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, एज की लिस्ट तो दी है। मेरा काम क्या है कि मैं इतना कवर करके दूंगा आपको इंड एज में कि जितना आपके स्टडी मटेरियल में लिखा है उतना वर्ड टू वर्ड कवर करके दूंगा। अदरवाइज आपके स्टडी मटेरियल में जो इंड एज का पोर्शन है, अगर उसको पढ़ाने जाए तो अप्रोक्सीमेटली 4 महीना चाहिए। कितना चाहिए? 4 मंथ्स चाहिए। जो पूरा सीए फाइनल में आता है आपके इंस्टीट्यूट ने उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, करेक्ट? तो अब ब्लंडर पे नहीं जाते हैं, हमें तो मैनेज करना पड़ेगा कैसे भी करके। लेकिन हम लोग चलो अभी थोड़ा टाइम हमारे पास आ गया है, थोड़ा एडिशनल टाइम आया है, लेकिन वेस्ट नहीं करेंगे उसको।
तो मैं आने वाले 3-4 दिन में वैल्यूएशन पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आपके सभी फ्रेंड्स को बता के रखो। और ये प्री रिक्विजिट्स हैं वैल्यूएशन की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड आपका, मैंने कौन सा टॉपिक बताया था, भूल गया वापस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कौन सा बोल रहा था मैं, याद नहीं आ रहा वापस, कौन सा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम, ठीक है ना। ओके, तो गाइज विल सी यू टुमारो। एंजॉय, खुश रहो, अच्छा खाना खाओ, आइसक्रीम खाओ, ऐश करो।